जय हिंद फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल प्लास्टिक प्रोफेशन वाला पे। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि मैं इस YouTube चैनल के जरिए प्लास्टिक इंडस्ट्री से जुड़ी सारी जानकारियां आप लोगों के साथ शेयर करता हूं और मैं प्रयास करता हूं कि आपके पास जो प्लास्टिक इंडस्ट्री में जो डाउट हैं उन सारे डाउट्स को हम क्लियर करें। जैसा कि कल मैं एक वीडियो लेके आया था 5E+ पे, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में चल रहे वर्क को एडजस्ट करता है और आपके प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है। आई होप कि आप लोग उस वीडियो को देखे होंगे, और अगर नहीं देखे होंगे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज उसी कड़ी में हम एक नए टॉपिक के साथ चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप लोगों के मशीनों के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम रोल अदा करता है। और आपके ऑर्गेनाइजेशन में इस पे आप लोग वर्क करते हैं, लेकिन इसके बारे में आप लोगों को पता नहीं चलता है। तो आपके जो डाउट हैं उस डाउट को आज हम लोग ओपन करेंगे और उस सारे डाउट्स को हम क्लियर करेंगे। इस डाउट्स जो आपका आज का ये टॉपिक होगा, इसमें ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस होता क्या है, इसको कैलकुलेट कैसे की जाती है, और इसको कैलकुलेशन का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला क्या होता है। वीडियो के लास्ट में फ्रेंड्स हम एक स्लाइड में आप लोगों को मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे, जिससे एक ही स्लाइड में आप लोगों को OEE क्या होती है वो क्लियर हो जाएगी। जो मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन है उससे आपके सारे डाउट्स OEE को लेकर के क्लियर हो जाएंगे। और आप लोग स्टार्टिंग से वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को एक एक टॉपिक स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझ में आएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो चीज़ें आपके दिमाग से बाहर चली जाएंगी और समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि OEE एक ऐसी जटिल टॉपिक होती है जिसके बारे में आपको यूट्यूब पे प्रॉपर वीडियो नहीं मिलेंगे। मैंने बहुत सारा सर्च किया बट प्रॉपर वीडियो नहीं मिला, इसके लिए हम आप लोगों के साथ इस टॉपिक पे चर्चा करने आए हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आएगी। चलिए फ्रेंड्स, फिर देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये कंटेंट है जिस पे आज हम आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। इसमें इस कंटेंट के बारे में हम लोग देखेंगे कि इस कंटेंट में किस किस के बारे में आप लोगों के साथ हम चर्चा करेंगे। तो इस कंटेंट में आप लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे कि ये OEE का इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे। ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस के ओवरव्यू में के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि मेजरिंग OEE एंड सिक्स बिग लॉसेस, OEE को मेजर कैसे किया जाता है और 6 जो बिग लॉसेस हैं ये कैसे होते हैं। डेटा कलेक्शन, OEE को कैलकुलेट करने के लिए हम डेटा कहाँ से कैलकुलेट करते हैं, हाउ टू एलिमिनेट लॉसेस, और जो हमारे 6 लॉसेस हैं उन लॉसेस को हम कैसे एलिमिनेट करेंगे और कैसे उसको दूर करेंगे। व्हाट आर द बेनिफिट, इसका बेनिफिट क्या है अगर हम OEE को अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट कराते हैं तो इसका बेनिफिट क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे आज। चलिए देखते हैं सबसे पहले व्हाट इज OEE। आपके दिमाग में जब मैं OEE के टॉपिक को लेकर के आपसे चर्चा स्टार्ट किया हूं तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये OEE है क्या। आप बहुत सारी जगह ये OEE सुने होंगे, बट आपके दिमाग में ये होगा कि OEE है क्या। हम किसी भी चीज़ की परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करते हैं तो उसके परफॉर्मेंस के कैलकुलेशन में हम देखते हैं कि उसकी प्रोडक्टिविटी कैसी है और उसकी क्वालिटी कैसी है। प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी को रिलेट करके जब हम परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करते हैं तो उसी को हम OEE के नाम से जानते हैं। आई होप कि ये डेफिनेशन आपको क्लियर हुआ होगा। व्हाट डज दैट मीन्स, OEE का मतलब क्या है। अभी हम लोग देखेंगे कि व्हाट डज दैट मीन्स, OEE का मतलब क्या है। OEE इज अ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, यह एक की परफॉर्मेंस KPI का पार्ट होता है OEE, दैट कैन मेजर द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस ऑन द प्रोसेस caused by eliminating process or equipment losses। ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस यह KPI का वह पार्ट होता है जिसमें मेजर किया जाता है कि आपके इक्विपमेंट के लॉस या आपके प्रोसेस में हुए लॉसेस की आपके प्रोसेस में हुए लॉस को एलिमिनेट करने के लिए जो भी स्टेप उठाया गया है उस स्टेप का आपके प्रोसेस में क्या इम्पैक्ट आया है। जो जिस इम्पैक्ट के जरिए हम मेजर करते हैं उसी को हम OEE कहते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि OEE KPI का वह पार्ट होता है जिसमें इक्विपमेंट के लॉस को एलिमिनेट करने के लिए जो भी हम स्टेप उठाते हैं उस स्टेप का जो आपके प्रोसेस में जो भी इम्पैक्ट आता है उसको मेजर करने का जो साधन होता है उसी को हम OEE कहते हैं। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड को। वाई OEE इज सो इम्पॉर्टेंट, OEE क्यों इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू वर told that your department was running flat out, you might responsibly assume that the equipment was running effectively and efficiently। अगर आप बोल रहे हैं, आपका मानना है कि आपकी मशीनें एक प्रॉपर वे में चल रही हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी मशीनें चल रही हैं, इसका मतलब ये है
कि अगर आपका डिपार्टमेंट प्रॉपरली वे में वर्क कर रहा है, कि यानी कि इसका मतलब ये है कि आपकी मशीनें एक अच्छे तरीके से फुल इफिशियंसी में चल रही हैं, तभी आप मानेंगे कि आपकी मशीनें फुल इफिशियंसी दे रही हैं, तभी आपका मानना होगा कि आपका डिपार्टमेंट एक प्रॉपरली वे में वर्क कर रहा है। अब क्या होगा कि अगर आपकी मशीनें जो हैं 75% चलें, अक्सर आप लोग देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन में यही होता है कि जो आपकी मशीनें होती हैं वो बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलती हैं। अगर 75% चलें, अगर 80% के स्पीड में चले और 90% ही प्रोडक्ट गुड प्रोडक्ट निकाले, तो दैट मीन्स ये हो गया कि आपका लॉसेस बहुत ज़्यादा हो रहा है। फिर भी आप लोग मान रहे हैं कि नहीं, हमारी मशीनें एक प्रॉपर वे में चल रही हैं, लेकिन ये आप जब कैलकुलेट करेंगे तब पता चलेगा कि आपके ओईई का इफेक्टिवनेस क्या है, किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करके हम क्या क्या हासिल कर सकते हैं। हाउ हाउ डू वी मेजर ओईई? ओईई हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर ओईई हमें कैलकुलेट करना है तो इसको हम कैसे मेजर करेंगे? ओईई का जो फार्मूला होता है, जो कैलकुलेशन करने का जो मेथड होता है, वो अवेलेबिलिटी इंटू प्रोडक्टिविटी इंटू क्वालिटी। इस इन अवेलेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस को हम कैलकुलेट करते हैं। अभी हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे एक एक चीज़ों को। ओईई एंड सिक्स बिग लॉसेस। ओईई के साथ साथ 6 बड़े लॉस जो मैं आपके साथ चर्चा कर रहा था कि ये लॉसेस क्या हैं, जिनके बारे में मैं बोला था कि आपको बताऊंगा। तो पहला, अगर इक्विपमेंट के बेसिस पे देखें, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि दो साइड में दो पार्ट बने हुए हैं, एक ये पार्ट हुआ और एक ये पार्ट हुआ। पहला जो है इक्विपमेंट, और दूसरे में मैं बनाया हूँ सिक्स बिग लॉसेस। इक्विपमेंट में क्या है? टोटल अवेलेबल टाइम, यानी कि आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है। तो टोटल अवेलेबल टाइम में जो भी आपके पास टाइम अवेलेबल है, उसमें क्या होता है कि टोटल अवेलेबल टाइम, उसके बाद होता है कि आपके पास अवेलेबल टाइम। टोटल अवेलेबल टाइम में आपके पास जो लॉस होता है वो प्लान डाउन टाइम का होता है, क्योंकि आपके पास जितना समय है उसमें से आप कैलकुलेट करेंगे कि कितना प्लानिंग आपका डाउन टाइम, क्योंकि बहुत सारे आपके मेंटेनेंस वगैरह करने होते हैं, आपको टाइम टू टाइम उसको मेजर करना होता है। तो टोटल अवेलेबल टाइम में पहला जो लॉसेस होता है वो प्लान डाउन टाइम। उसके बाद जो अवेलेबल टाइम, एक तो हो गया आपका टोटल अवेलेबल टाइम कितना है, और अब जब टोटल अवेलेबल टाइम में से आप प्लान डाउन टाइम को माइनस कर दिए हैं तो निकल के आता है अवेलेबल टाइम। क्योंकि अवेलेबल, अगर आप प्लान डाउन टाइम उसमें इंक्लूड किए हैं, अवेलेबल टाइम प्लस प्लान डाउन टाइम मिला के होता है टोटल अवेलेबल टाइम, और इसमें से जब हम प्लान डाउन टाइम को माइनस कर देते हैं तो हमें क्या फाइंड होता है? अवेलेबल टाइम। अब देखते हैं कि अवेलेबल ऑपरेटिंग टाइम, यानी कि कितने देर तक आपकी मशीन चली है। दैट मीन्स कि जब आपकी मशीन चल रही है तो उसमें जो आपका आ रहा है, इसमें आप लोग देखेंगे जो कंसीडर किया जाता है ब्रेकडाउन और एडजस्टमेंट या सेटअप। जब किसी भी ऑपरेशन को आप स्टार्ट करते हैं तो उस ऑपरेशन को स्टार्ट करने के लिए आपको जो भी ओईएम का गाइडलाइन होता है उस गाइडलाइन को फॉलो करना होता है। तो आपने तो अवेलेबल टाइम डिसाइड कर लिया कि हमारे पास इतना टोटल टाइम था, टोटल टाइम में से हमारा इतना प्लान डाउन टाइम निकल गया। उसके बाद हमें इतने टाइम मशीन को ऑपरेट करानी है। तो जब मशीन को ऑपरेट कराने आप जा रहे हैं तो आप लोग देखेंगे कि आपके पास जो भी ब्रेकडाउन कंसीडर हुआ, जो भी आपके स्टार्टअप में जो भी ब्रेकडाउन आया और स्टार्टअप और एडजस्टमेंट में जो समय लगा, उस समय को फिर ये समय हम उस टाइम को हम माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास निकलता है अवेलेबल ऑपरेटिंग टाइम। अब जब अवेलेबल ऑपरेटिंग टाइम निकलता है, अब इस अवेलेबल ऑपरेटिंग टाइम में से जो एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम क्या होती है कि, तो एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम इसमें, जैसे अगर आप की मशीन कंटिन्यू चल रही है तो उसमें बीच बीच में कभी कभी इंटरप्शन आ जाती है। जैसे कभी मशीन चलती चलती खड़ी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, आपके प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको और उसके स्पीड, जो आपने स्पीड को कंसीडर किया है, अगर 100% स्पीड पे आप नहीं चला रहे हैं तो 80% स्पीड पे चला रहे हैं, तो स्पीड और जो बीच का जो भी स्टॉप हुआ है उसको जब माइनस करते हैं तो हमारा एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम निकलता है। अब जैसे कि इफेक्टिव ऑपरेटिंग टाइम, अब एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम में से इफेक्टिव ऑपरेटिंग टाइम क्या निकला कि हमारा कितना इफेक्टिव रहा। डिफेक्ट इन प्रोसेस एंड रीवर्क, जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया उस प्रोडक्ट में से कितना आपका डिफेक्टिव पीस निकला जो कि रिवर्क के लिए, और स्टार्टअप में लॉसेस कितना हुआ। स्टार्टअप में लॉसेस और डिफेक्टिव पीसेस को जब हम माइनस करते हैं तो हमारा निकल के आता है इफेक्टिव ऑपरेटिंग टाइम, कि कितनी टाइम हमारी मशीनें चली। आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा। चलिए इंस्टेंट हम रिकैप कर लेते हैं। टोटल अवेलेबल टाइम क्या होता है कि जितना आपने टाइम डिसाइड किया है उस टाइम को टोटल अवेलेबल टाइम कहते हैं। अब टोटल अवेलेबल टाइम में से हम जब प्लान डाउन टाइम को माइनस कर देते हैं तो हमारा निकल के आता है अवेलेबल टाइम। आप लोग ये चीज़ क्लियर रखिएगा कि टोटल अवेलेबल टाइम जो आपका समय है, पूरा टाइम आपका टोटल अवेलेबल टाइम हो गया। अब टोटल अवेलेबल टाइम में से प्लान डाउन टाइम को हम माइनस कर दिए तो निकल के आया अवेलेबल टाइम। अब अवेलेबल टाइम में से हम ब्रेकडाउन और स्टार्टअप एडजस्टमेंट को जब माइनस कर देते हैं तो निकल के आता है हमारा अवेलेबल ऑपरेटिंग टाइम। अब अवेलेबल ऑपरेटिंग टाइम में से फिर जब हम बीच बीच में जो माइनर स्टॉपेज आते हैं प्रोडक्ट की वजह से, उन स्टॉप और स्पीड को जब हम माइनस कर देते हैं, यानी कि स्पीड और बीच में जो माइनर स्टॉपेज आते हैं उनको अगर माइनस कर देते हैं तो एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम निकल के आता है। अब एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम में से जब हम कितना गुड प्रोडक्ट बनाए हैं, यानी कि कितना हम होल्ड प्रोडक्ट बनाए हैं, कितना गुड प्रोडक्ट बनाए हैं,
डिफेक्ट्स इन प्रोसेस एंड रीवर्क और सेटअप लॉसेस को जब हम माइनस कर देते हैं तो इफेक्टिव ऑपरेटिंग टाइम हमारा निकल के आता है, जो कि एक्चुअल बताता है कि हमारी मशीनें कितनी इफिशियंट चली। आई होप फ्रेंड्स कि ये 6 जो बिग लॉसेस हैं, इन लॉसेस को आप लोग जाने होंगे। अभी एक एक करके हम इनको आगे के स्लाइड में आप लोग के साथ चर्चा करेंगे। अभी देखते हैं अवेलेबिलिटी। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया कि मैं आप लोग एक एक स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ मैं चर्चा करूंगा। द परसेंटेज ऑफ टाइम इक्विपमेंट इज एक्चुअली रनिंग व्हेन वी नीड इट। जब हमारी आवश्यकता थी तो हमारी मशीन जो इक्विपमेंट है वो कितने परसेंट चली, कि मतलब समय की कितने परसेंट में वो चली, उसको हम कैलकुलेट करते हैं अवेलेबिलिटी। तो अवेलेबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है? अवेलेबिलिटी इज इक्वल टू अवेलेबल टाइम माइनस, अवेलेबल टाइम में से अनप्लान डाउन टाइम को हम माइनस कर देते हैं और अवेलेबल टाइम से डिवाइड करके अगर हम उसको परसेंटेज में कैलकुलेट कर देते हैं तो हमारा निकल जाता है अवेलेबिलिटी, यानी कि हमारी कितनी अवेलेबिलिटी रही। जो कि मैं आप लोग को बताया था कि अवेलेबल टाइम में से आप लोग ब्रेकडाउन्स और सेटअप एडजस्टमेंट में जो टाइम लगा है उसको जब माइनस करते हैं तो अवेलेबल ऑपरेटिंग टाइम यानी कि अवेलेबल ऑपरेटिंग टाइम निकल जाती है। तो इस फार्मूले से हमें अवेलेबिलिटी को कैलकुलेट करना होता है। अब देखते हैं प्लान वर्सेस अनप्लान डाउन टाइम क्या होता है। जैसे कि मैं आप लोगों को बताया कि डाउन टाइम होती है, तो प्लान और अनप्लान डाउन टाइम में किस किस चीज़ को हम कंसीडर करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्लान, यानी कि प्लान डाउन टाइम में क्या होता है। एक्सेस कैपेसिटी, जो एक्सेस कैपेसिटी है, प्लान ब्रेक्स हैं, जो भी आपके प्लान मेंटेनेंस के लिए आप लोग जो ले रहे हैं अपनी मशीनों को, कम्युनिकेशन ब्रेक्स या टीम में मीटिंग के लिए जो भी आप डाउन टाइम कंसीडर कर रहे हैं उसको हम प्लान डाउन टाइम में ले जाते हैं। अनप्लान डाउन टाइम में क्या होता है कि ब्रेकडाउन्स, जो भी ब्रेकडाउन्स आते हैं वो अनप्लान डाउन टाइम में आ जाता है। सेटअप एंड एडजस्टमेंट, आपके जो मशीन की सेटअप करनी है और एडजस्टमेंट, ये अनप्लान डाउन टाइम में आ जाता है। लेट डिलीवरी मटेरियल, अगर आपका मटेरियल लेट डिलीवरी हुआ, जैसे आपके प्रोसेस करने के लिए, प्लास्टिक इंडस्ट्री में प्रोसेस करने के लिए रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, वो अगर लेट डिलीवरी हुआ तो वो भी अनप्लान डाउन टाइम में आ जाता है। ऑपरेटर्स अवेलेबिलिटी, अगर आपके वहाँ ऑपरेटर अवेलेबल नहीं है, यानी कि जो मशीन जिनको चलाना है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल नहीं है, तो उनके वजह से जो ब्रेकडाउन आती है उसको भी हम अनप्लान डाउन टाइम में कंसीडर करते हैं। अभी हम लोग देखते हैं प्रोडक्टिविटी क्या होती है। जैसा कि मैं आप लोगों को ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस के जो फार्मूले में आप लोग देखे होंगे, अवेलेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी। तो अभी हम लोग देखते हैं कि प्रोडक्टिविटी के बारे में। द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट व्हेन द इक्विपमेंट वाज अवेलेबल, जब आपका इक्विपमेंट चल रहा हो, रनिंग कंडीशन में हो, तो उस टाइम आपका पोटेंशियल आउटपुट कितना है और एक्चुअल आउटपुट कितना है, इसका जो डिफरेंस होता है, इसी डिफरेंस को हम प्रोडक्टिविटी से डिफाइन करते हैं। जैसे कि आप लोग फार्मूले में देख सकते हैं प्रोडक्टिविटी, आइडियल साइकिल टाइम इनटू एक्चुअल आउटपुट इनटू 100% अपॉन अवेलेबल ऑपरेटिंग टाइम, यानी कि आपकी आइडियल साइकिल टाइम कितनी है, अब आपका आउटपुट कितना निकला, और उसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं अवेलेबल ऑपरेटिंग टाइम से, कितने देर आपकी मशीन चली है, तो वो हमारे मशीन की प्रोडक्टिविटी डिसाइड करती है, हमारे मशीन की प्रोडक्टिविटी निकल जाती है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था कि अवेलेबल ऑपरेटिंग टाइम में से अगर हम माइनर स्टॉपेज यानी कि बीच बीच में जो ब्रेक्स हो रहे हैं उसको रिमूव कर दें और आपके स्पीड को रिमूव कर दें, जब हम स्पीड और ब्रेक्स को रिमूव कर देते हैं तो आपकी एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम निकल जाती है। तो एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम दैट मीन्स ये हो गया कि उतने टाइम आपकी मशीन रनिंग कंडीशन में रही, यानी कि प्रोडक्टिविटी आपके इस बेसिस पे हम आपकी प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं। ऑपरेटिंग स्पीड वर्सेस प्रोडक्टिविटी। ऑपरेटिंग स्पीड रेट, द परसेंटेज ऑफ एक्चुअल साइकिल टाइम अगेंस्ट आइडियल साइकिल टाइम, जो आपके मशीन की एक्चुअल साइकिल टाइम है और एक्चुअल साइकिल टाइम जो आपकी चल रही है एक्चुअल साइकिल टाइम, और जो आपकी आइडियल साइकिल टाइम यानी कि जो स्टैंडर्ड साइकिल टाइम है, उसकी जो परसेंटेज होती है उसी को हम ऑपरेटिंग स्पीड रेट के नाम से डिसाइड करते हैं। और प्रोडक्टिविटी क्या होती है, द ऑपरेटिंग स्पीड रेट फैक्टर्ड विथ इंटरप्शन टू कॉन्स्टेंट प्रोसेसिंग, एग्जाम्पल आइडियलिंग द माइनर स्टॉपेज, जो भी हमारे बीच बीच के स्टॉपेज होते हैं उनकी जो स्पीड रेट होती है जो इसको इफेक्ट करती है, उसी को हम प्रोडक्टिविटी के नाम से डिसाइड करते हैं। अभी हम लोग देखते हैं क्वालिटी क्या होती है। दो पैरामीटर पे तो हमने डिस्कस कर लिया, अब हम लोग देखते हैं कि क्वालिटी क्या होती है। द टोटल गुड प्रोडक्ट प्रोड्यूस एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल पार्ट्स प्रोड्यूस, यानी कि अगर आपने 100 पार्ट्स बनाया है, अब 100 पार्ट्स में से अगर आपका 90 पार्ट गुड है और 10 पार्ट आपका गुड नहीं है, तो उसमें उसके बेसिस पे कितना परसेंट आपका रहा, तो हम परसेंटेज ऑफ द क्वालिटी को कैलकुलेट करते हैं। जैसे क्वालिटी इज इक्वल टू होता है पार्ट मेड, कितना आपने बनाया, और डिफेक्ट क्वांटिटी, उसमें से कितना आपका डिफेक्टेड रहा।
डिवाइडेड बाई पार्ट मेड कितना, और टोटल पार्ट से जब हम डिवाइड कर देते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका निकल जाता है क्वालिटी परसेंटेज। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम में से, जब हम एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम में से डिफेक्ट इन द प्रोसेस या रिवर्क के लिए और स्टार्टअप लॉसेस को जब हम माइनस कर देते हैं तो डिफेक्टिव ऑपरेटिंग टाइम हमारा निकल जाता है। यही डिसाइड करता है कि आपकी क्वालिटी कितनी बेस्ट रही थी। प्रोसेस वर्सेस डिफेक्ट क्वांटिटी क्या होता है? पार्ट मेड, आपने कितने पार्ट को बनाया और डिफेक्ट क्वांटिटी उसमें से कितना पार्ट आपका डिफेक्टेड रहा, उसी से हम डिसाइड करते हैं क्वालिटी को। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ओवरऑल इक्विपमेंट इफिशियंसी और 6 बिग लॉसेस को जिसको ऑलरेडी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। जैसे इक्विपमेंट में से अवेलेबल टाइम में से जब अवेलेबल ऑपरेटिंग टाइम, जब हम ब्रेकडाउन्स और सेटअप एडजस्टमेंट को निकाल दिए हैं एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम, और अब एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम में से जब हम आइडियल या माइनर स्टॉपेज और स्पीड को निकाल दिए हैं तो एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम मिल गया है। और एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम में से जब हम प्रोसेस फॉर रिवर्क और सेटअप लॉसेस को निकाल दिए हैं तो इफेक्टिव ऑपरेटिंग टाइम मिल गया है। फ्रेंड्स, आपको ऑर्गेनाइजेशन में या जब आपको इंटरव्यू में ये पूछा जाएगा कि 6 बिग लॉसेस कौन कौन से हैं, तो वहाँ आपको बताना होगा कि ब्रेकडाउन हो गया, सेटअप एडजस्टमेंट हो गया, माइनर स्टॉपेज हो गया, या फिर स्पीड की वजह से जो ब्रेकडाउन, स्पीड आप रिड्यूस करके चला रहे हैं तो स्पीड की जो है डिफेक्ट इन प्रोसेस एंड रिवर्क, जो भी आपका 100% गुड प्रोडक्ट नहीं निकला वो हो गया। सेटअप लॉसेस और स्टार्टअप करने में जो आपका लॉसेस हुआ है, ये हमारे 6 बिग लॉसेस होते हैं। और जो हमारे इक्विपमेंट में होती है वो अवेलेबल टाइम होती है, अवेलेबल ऑपरेटिंग टाइम होती है, एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम और इफेक्टिव ऑपरेटिंग टाइम होती है। आई होप कि ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। अभी हम लोग 6 बिग लॉसेस के बारे में एक एक करके आपके साथ डिस्क्राइब कर रहे हैं। पहला जो था ब्रेकडाउन, जो आप लोग देख रहे हैं, द टाइम लॉस्ट ड्यू टू की इक्विपमेंट ब्रेकिंग डाउन एंड डिटोरिएशन विच काज द प्रोडक्शन टू बी स्टॉप्ड फॉर मोर देन 10 मिनट। अगर आपका प्रोडक्शन 10 मिनट से ज़्यादा 10 मिनट से ज़्यादा रुक गया, दैट मीन्स आपके इक्विपमेंट में कोई ब्रेकिंग हो गई या फिर कोई बड़ा ब्रेकडाउन आ गया, तो उसको हम अगर इक्विपमेंट में आपकी कोई पार्ट ब्रेक हो गया तो 10 मिनट से ज़्यादा ब्रेकडाउन हो गया तो उसको हम ब्रेकडाउन बोलते हैं। 10 मिनट से ज़्यादा मशीन रुकी है तो उसको हम ब्रेकडाउन कंसीडर करते हैं। सेटअप या एडजस्टमेंट में क्या होता है? द टाइम लॉस्ट थ्रू प्रोडक्ट चेंज ओवर द एडजस्टमेंट टू द पॉइंट वेयर द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट इज कंप्लीटली सेटिस्फैक्ट्री। जैसे जब आप मान लीजिए आपके प्लास्टिक इंडस्ट्री में आपने कलर चेंज किया या मटेरियल चेंज किया, तो उसको एडजस्ट करने में, कलर या मटेरियल उसको पूरा एडजस्ट करने में आपका 100% आपके मास्टर सैंपल से, कंट्रोल सैंपल से प्रोडक्ट मैच हो रहा है, उसके बीच का जो ड्यूरेशन होता है, यानी कि जितना देर लगता है, उसको हम सेटअप या एडजस्टमेंट में ले जाते हैं। उसको हम सेटअप या एडजस्टमेंट में कंसीडर करते हैं। वो सेकेंड तरह का बिग लॉस होता है। वो सेकेंड तरह का बिग लॉस होता है। अभी थर्ड लॉस हम देखते हैं, आइडियल या माइनर स्टॉपेज। बीच बीच में अगर कभी स्टॉपेज आता है तब द टाइम लॉस्ट थ्रू की इक्विपमेंट बीइंग स्टॉप्ड फॉर मोर देन 10 मिनट, टाइम लॉस्ट ड्यूरिंग द स्टैंडर्ड साइकिल व्हेन द इक्विपमेंट इज नॉट एडेड वैल्यू। जब आपके, जैसे मान लीजिए कि आप प्लास्टिक इंडस्ट्री में कोई वर्क कर रहे हैं, अब बीच बीच में बार बार आपकी मशीनें रुक रही हैं, बार बार मशीन रुक रही है, तो उस बार बार मशीन के रुकने से जो भी आपके बीच में स्टॉपेज आ रहे हैं, उसी को हम माइनर स्टॉपेज या आइडियलिंग में कंसीडर करते हैं। अभी देखते हैं नेक्स्ट स्पीड क्या होती है। द टाइम लॉस्ड थ्रू की इक्विपमेंट नॉट प्रोड्यूसिंग पार्ट एट द ऑप्टिमम रेट। जैसे कि आप लोग सुने होंगे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि आपकी जो कंपनियां हैं, जो स्टैंडर्ड जो साइकिल टाइम होता है, उस स्टैंडर्ड साइकिल टाइम पे आप मशीनें लंबे टाइम बाद नहीं चला सकते हैं, सेम स्पीड पे नहीं चल सकती है मशीनें, क्योंकि समय के साथ साथ आपकी जो परफॉर्मेंस होती है वो रिड्यूस होती जाती है। तो उसके स्पीड की वजह से जो हमारा लॉस होता है उसको हम स्पीड लॉस में कंसीडर करते हैं। अभी हम देखते हैं कि डिफेक्ट इन प्रोसेस या रिवर्क, द टाइम लॉस थ्रू द की इक्विपमेंट नॉट प्रोड्यूसिंग पार्ट दैट मीट द स्पेसिफाइड क्वालिटी स्टैंडर्ड, द टाइम लॉस्ड थ्रू द की इक्विपमेंट बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर रिवर्क स्टैंडर्ड पार्ट्स। जैसे कि आप मान लीजिए जब मशीन स्टार्टअप करते हैं तो स्टार्टअप के दौरान ऐसा तो नहीं है कि एकाएक आपका गुड प्रोडक्ट निकलने लगता है, तो उसके बीच में जो भी आपका प्रोडक्ट होल्ड होता है, क्योंकि होल्ड होता है उसको रिवर्क करने के लिए, उसमें कुछ पार्ट अच्छे होते हैं, कुछ पार्ट अच्छे नहीं होते हैं, तो जो रिवर्क करने के लिए आपका पार्ट, जो आपका प्रोडक्ट होल्ड होता है, उसी को हम डिफेक्ट इन प्रोसेस या रिवर्क के लॉस में हम कंसीडर करते हैं। अभी देखते हैं नेक्स्ट स्टार्टअप लॉसेस, द टाइम लॉस थ्रू द की इक्विपमेंट नॉट प्रोड्यूसिंग पार्ट एट द स्पेसिफाइड क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉलोइंग सेटअप एंड बिफोर इक्विपमेंट अचीव्स कंट्रोलेबल प्रोडक्शन कंडीशन। जैसे कि मान लीजिए आपको मशीन स्टार्टअप करना है, और स्टार्टअप के दौरान कई बार क्या होता है कि स्टार्टअप के दौरान ये तो है नहीं कि एकाएक सारी मशीनें चल जाएंगी, तो स्टार्टअप के दौरान जो भी बीच में इंटरप्शन देखने को मिलता है, आप लोग मशीन स्टार्टअप किए होंगे तो आप लोग देखे होंगे कि ऐसा नहीं होता है कि तुरंत मशीनें स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि कभी कभी उसमें अब गैपिंग देखने को मिलती है। तो इस गैपिंग की वजह से जो भी
क्योंकि रनिंग मशीन तो आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। जब आप स्टार्टअप देंगे उस मशीन को, तो वो मशीन अचानक स्टार्ट नहीं होगी और बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो वो जो लॉस होता है, वो जो टाइम का ड्यूरेशन का जो लॉस होता है, उसको भी हम एक तरह के लॉसेस में कंसीडर करते हैं और उसको स्टार्टअप लॉस के नाम से हम जानते हैं। हाउ टू कलेक्ट डेटा फॉर ओईई, जैसे कि आप लोग देखेंगे कि ये 3 आवरली डेटा शीट है। ऐसे आप लोग ओईई के डेटा को कलेक्शन करने के लिए आप लोग इसको देख लीजिए और ऐसा बना करके आप लोग ओईई के डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को ये डेटा शीट दिखा रहा हूँ, आप लोग इस डेटा शीट को रिव्यू करेंगे और इसी ऐसे ही डेटा शीट को आप एक्सेल में बना करके आप लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओईई के डेटा को कैसे कलेक्ट करते हैं? पहला जो अवेलेबिलिटी को कलेक्ट करने के लिए क्या होता है कि ग्रॉस टाइम इन मिनट, ग्रॉस टाइम को हम मिनट में कंसीडर करते हैं। अब ग्रॉस टाइम में से प्लान डाउन टाइम, जैसे हम ग्रॉस टाइम को ए मान लें और प्लान डाउन टाइम को बी मान लें, तो नेट अवेलेबल टाइम निकालने के लिए अगर आप ग्रॉस टाइम में से प्लान डाउन टाइम को माइनस कर देंगे तो नेट अवेलेबल टाइम, यानी कि आपके पास कितना समय, जैसे टोटल आपके पास मान लीजिए 24 घंटा है, 24 घंटे में से 1 घंटा आपने प्लान डाउन टाइम, एक एग्जांपल से समझिए कि 24 घंटे में से 1 घंटा आपको प्लान डाउन टाइम में निकालना है, तो 24 माइनस 1 करेंगे तो 23 जो निकल के आएगा वो नेट अवेलेबल टाइम निकलेगा, यानी कि आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है, एक्चुअल आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है। अब जब एक्चुअल टाइम आपने सी निकाल लिया है तो नॉन प्लान्ड स्टॉपेज, यानी कि जो भी आपके रनिंग मशीन में जो भी स्टॉपेज आ रहे हैं वो स्टॉपेज को हम अगर डी कंसीडर कर लें, तो अगर क्योंकि रनिंग मशीन में जो मशीन स्टॉप हो जाता है तो उसके वजह से जो स्टॉप हुआ है तो उसको अगर हम डी कंसीडर करें तो ऑपरेटिंग टाइम निकालने के लिए ऑपरेटिंग टाइम को अगर हम ई से इंडिकेशन करते हैं तो जो नेट अवेलेबल टाइम आपका निकल के आया है उस नेट अवेलेबल टाइम में से जितने देर तक मशीन स्टॉपेज रही है उसको अगर हम माइनस कर देते हैं तो ऑपरेटिंग टाइम निकल जाता है। अब आपका ऑपरेटिंग टाइम निकल गया। अब ऑपरेटिंग टाइम निकलने के बाद अवेलेबिलिटी को कंसीडर करने के लिए, अवेलेबिलिटी को आपको निकालने के लिए, अवेलेबिलिटी को अगर हम एफ से डिफाइन करते हैं तो ऑपरेटिंग टाइम को अगर हम नेट अवेलेबल टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो आपकी अवेलेबिलिटी निकल जाती है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। ये बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स है कि अवेलेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए अगर अवेलेबिलिटी को हम एफ से इंडिकेशन करते हैं तो ऑपरेटिंग टाइम डिवाइडेड बाई नेट अवेलेबल टाइम कर देते हैं तो आपकी अवेलेबिलिटी निकल जाती है। अभी हम लोग देखते हैं प्रोडक्टिविटी को देखते हैं। प्रोडक्टिविटी में अगर मान लीजिए जो आपका आउटपुट निकल के आया वो जी से हम रिप्रेजेंट कर दें और आपकी जो स्टैंडर्ड साइकिल टाइम है उसको एच से रिप्रेजेंट कर दें, जो कि मिनट पर यूनिट अगर हम कंसीडर करें, तो जो आपकी प्रोडक्टिविटी निकलेगी वो प्रोडक्टिविटी को आई से रिप्रेजेंट करें, तो जो ये आपका स्टैंडर्ड साइकिल टाइम है और जो आउटपुट है, जो स्टैंडर्ड साइकिल टाइम और आउटपुट को मल्टीप्लाई करके अगर हम ऑपरेटिंग टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी निकल जाती है। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो रहा होगा कि स्टैंडर्ड साइकिल टाइम को आउटपुट से मल्टीप्लाई करके ऑपरेटिंग टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी निकल जाती है। अब क्वालिटी निकालने के लिए, क्वालिटी को कैसे, अगर हम मान लीजिए जो आपकी मशीनें चली हैं तो जो डिफेक्ट क्वांटिटी है उसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्वालिटी को फाइंड आउट करने के लिए अगर हम आउटपुट जो भी आपका बना है उस आउटपुट में से जितना डिफेक्टेड पीस है उस डिफेक्टेड पीस को माइनस कर दें और आपके आउटपुट से डिवाइड कर देते हैं तो हमारी क्वालिटी निकल जाती है। आई होप कि ये सिंपल सी मैथमेटिक्स एक ही स्लाइड में आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि ये कैलकुलेशन कैसे होती है। अभी हम लोग देखते हैं कि ये हाउ टू एलिमिनेट लॉसेस, इन लॉसेस को कैसे एलिमिनेट करेंगे। कंटिन्यूअस फ्लो प्रोसेसिंग में जो आता है वो ब्रेकडाउन आता है। कंटिन्यूअस फ्लो प्रोसेसिंग में एरर प्रूफिंग में क्या आता है, क्वालिटी डिफेक्ट आता है और स्टार्टअप लॉसेस, क्योंकि जो बीच बीच में एरर आते हैं जो एरर प्रूफिंग में कंसीडर किए जाते हैं उनमें क्वालिटी डिफेक्ट और स्टार्टअप लॉसेस होते हैं। क्विक चेंज ओवर, जो चेंज ओवर आते हैं वो स्टार्टअप और एडजस्टमेंट में कंसीडर किए जाते हैं। स्टैंडर्ड ऑपरेशन में ब्रेकडाउन आता है, सेटअप एंड एडजस्टमेंट आता है, आइडलिंग एंड माइनर सेटअप आता है, माइनर स्टॉपेज आता है, स्पीड आता है, क्वालिटी डिफेक्ट आता है। वर्किंग सीक्वेंस में आप लोग देख सकते हैं कि ब्रेकडाउन आता है, सेटअप एंड एडजस्टमेंट आता है, आइडियलिंग एंड स्टॉपेज, माइनर स्टॉपेज आता है, स्पीड आता है और क्वालिटी डिफेक्ट आता है। विजुअल मैनेजमेंट में अगेन ब्रेकडाउन आता है, सेटअप एंड एडजस्टमेंट आता है, आइडियल एंड माइनर स्टॉपेज आता है, स्पीड आता है और क्वालिटी डिफेक्ट आता है। आप इस चार्ट को अच्छे से रीड कर लेंगे, ये पूरे चार्ट को आप लोग देखेंगे तो ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी और ऐसा बना करके इस पर वर्क करके आप लोग अपना OE 6 बिग लॉसेस को आप एलिमिनेट कर। अभी हम लोग देखते हैं व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ OEE से हमें बेनिफिट क्या मिलता है। फोकस, पहला जो मिलता है फोकस, हाईएस्ट प्रायोरिटी फॉर द चेंज, बदलाव के लिए बहुत ही हाईएस्ट प्रायोरिटी देखने को मिलती है। सिंपलिसिटी, इवन कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग कैन बी मेजर्ड, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग है उसको भी हम आराम से मेजर कर सकते हैं। फीडबैक बिफोर एंड आफ्टर चेंज, पहले बदलाव और आफ्टर के बाद, बदलाव के बाद उसमें क्या चेंजेस आया है उसका हम फीडबैक ले सकते हैं। बेंचमार्किंग,
बेंचमार्किंग, ऑब्जेक्टिव एंड कंपैरिजन, टारगेट सेटिंग, सेटिंग अचीवेबल गोल, यानी कि आपको कितने समय में कितना आपको पार्ट प्रोड्यूस करना है, आपका टारगेट क्या है, उसको हम इससे ओईई से हम डिसाइड कर सकते हैं। सॉल्विंग प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को कैसे हमें सॉल्व करते हैं। आई होप फ्रेंड कि ये चीज़ जो मैं आपको बताया ओईई के बारे में, ये आप लोगों को समझ में आई होगी, और आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे वर्क के बारे में आप लोग ओईई पे जो चर्चा हुई है उसके बारे में आप अवेयर हो गए होंगे। और आप लोगों के साथ हम और भी धीरे धीरे वीडियो लेके आएंगे और आपको सारी जो आपके डाउट हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, सारे डाउट को क्लियर करने का हम प्रयास करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।